हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज हम आचार्य विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण के महत्वपूर्ण श्लोक देखेंगे। आज हम 13 से 16 तक के श्लोक देखेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि शब्द शक्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। जो शब्द शक्य हैं, शब्द जो ध्वनि के जो अन्य भेद हैं, शब्द शक्य ध्वनि, इसके अन्य दो भेद हैं, पहला वस्तु ध्वनि, दूसरा अलंकार ध्वनि। अब 13वां श्लोक देखेंगे। रत्यादि ज्ञान तादात्म्यादेव यस्मादृशो भवेत् अतो अस्य स्वप्रकाशत्वं खंडत्वं च सिद्ध्यति। इसका अर्थ देखेंगे। रस इत्यादि ज्ञान तादात्म्य आस्वाद रूप है तथा रस की स्वप्रकाशात्मकता और अखंडता इसलिए ही सिद्ध होती है। रस एकमात्र आस्वादसार काव्य तत्व है। देखेंगे कि रत्यादि ज्ञान तादात्म्यादेव यस्मादृशो भवेत्। रस इत्यादि ज्ञान तादात्म्य आस्वाद रूप है। अब रस जो है, हमने ये तृतीय परिच्छेद में पढ़ा था कि रस के बारे में हमने चर्चा की थी कि जो रस है वो रस इत्यादि जो ज्ञान है वो तादात्म्य का आस्वाद रूप है। जैसा कि श्लोक की पहली लाइन है, रत्यादि ज्ञान तादात्म्य देव। रस इत्यादि ज्ञान तादात्म्य आस्वाद रूप है। यस्मादृशो भवेत् तथा रस की, सॉरी यहाँ से नहीं होगा ये, अतो अश्य स्वप्रकाशत्वं खंडत्वं च सिद्ध्यति। तथा रस की, अतो अश्य तथा रस की स्वप्रकाश मातकता और अखंडता इसलिए ही सिद्ध होती है। अब यहाँ से होगा यस्मादृशो भवेत्। इस एकमात्र आस्वादसार काव्य तत्व है। श्लोक कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि रत्यादि ज्ञान तादात्म्य देव, रस इत्यादि ज्ञान तादात्म्य आस्वाद रूप है। यस्मादृशो भवेत्, इस एकमात्र आस्वाद सार काव्य तत्व है। अतो अस्य स्वप्रकाशत्वं खंडत्वं च सिद्ध्यति। तथा अतो अस्य तथा रस की, तथा अस्य इसकी, आई मीन रस की, तथा रस की स्वप्रकाशत्वं खंडत्वं च सिद्ध्यति। तथा रस की स्वप्रकाशत्मकता और अखंडता इसलिए ही सिद्ध होती है। एक बार श्लोक का पूरा अर्थ देखेंगे। रस इत्यादि ज्ञान तादात्म्य आस्वाद रूप है तथा रस की स्वप्रकाशात्मकता और अखंडता इसलिए ही सिद्ध होती है। रस एकमात्र आस्वाद सार काव्य तत्व है। 14वां श्लोक है। शब्दार्थोभ्य शक्तियुक्ते व्यंग्ये अनुस्वान सन्निभे ध्वनि लक्ष्य क्रम्यव्य चित्रविध कथितो बुधे। इसका अर्थ देखेंगे। सलंच्य क्रम व्यंग्य नामक जो अभिधा मूलक ध्वनि है वह व्यंग्यार्थ वस्तु अथवा अलंकार रूप हुआ करता है और ऐसा हुआ करता है जैसे तंत्री आदि का अनुरण। इनके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है वह जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति से अनुरणित हुआ करता है। दूसरा है वह जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ शक्ति से अनुरणित हुआ करता है। तीसरा है वह जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियों से अनुरणित हुआ करता है। अब देखेंगे श्लोक को। शब्दार्थोभ्य शक्तियुक्ते व्यंग्ये अनुस्वान सन्निमे ध्वनि लक्ष्य कर्म्य अंग्य स्त्रीविद कथितो बुधे। जो सालंच्य क्रम व्यंग्य नामक जो अभिधा मूलक ध्वनि है, जैसे कि बताया गया है श्लोक में, शब्दार्थोभ्य शक्तियुक्ते व्यंग्य अनुस्वान सन्निमे, सालंच्य क्रम व्यंग्य नामक जो अभिधा मूलक ध्वनि है, ठीक है, व्यंग्य अनुस्वान सन्नि में वहाँ व्यंग्यार्थ वस्तु अथवा अलंकार रूप हुआ करता है और ऐसा हुआ करता है जैसे तंत्री आदि का अनुरण करके ध्वनि लक्ष्य क्रम्य व्यंग्य स्त्रीविद
कथितो बुधे। अब जैसे तंत्री आदि का जो अनुरण, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि कथितो बुधे इस प्रकार हैं। पहला है वह जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति से अनुरणित हुआ करता है। अब पहला जो व्यंग्यार्थ है उसके बारे में बताया गया है कि जो शब्द शक्ति से अनुरणित हुआ करता है, और दूसरा जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ शक्ति से अनुरणित हुआ करता है, और तीसरा जहाँ व्यंग्यार्थ जो है वो शब्द और अर्थ दोनों ही शक्ति से अनुरणित हुआ करता है। अब पहला जो प्रकार था उसमें शब्द शक्ति से जो व्यंग्यार्थ है उसको शब्द शक्ति से अनुरणित किया हुआ बताया था, और दूसरे में अर्थ शक्ति से, और तीसरे में शब्द और अर्थ दोनों की ही शक्तियों से अनुरणित किया हुआ बताया था। 15वां श्लोक है वाक्य रसात्मक काव्यम दोषास्त अपकर्षका उत्कर्ष हेतु प्रोक्ता गुणालंकार। इसका अर्थ देखेंगे वाक्य रसात्मक काव्य। यहाँ पे साहित्य दर्पण जो है उसका जो मुख्य लक्षण है वाक्य रसात्मक काव्य, इसका अर्थ आ गया है कि वाक्य ही काव्य का लक्षण है। रसात्मक काव्य का जो लक्षण है वो वाक्य है। तो इसको देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे जिस रसात्मक वाक्यों को काव्य कहा गया है उसकी अपकृष्टता जिनके द्वारा हुआ करती है वे ही काव्य के दोष कहे जाते हैं। अब काव्यार्थ भूत रस के उत्कर्ष कारक जो तत्व हैं जैसे कि गुण आदि, उनका स्वरूप बता देना आवश्यक है। श्लोक देखेंगे वाक्य रसात्मक काव्यम दोषास्ता अपकर्षका। जिस वाक्य रसात्मक काव्य, जिस रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाता है, दोषास्तस्य अपकर्षका, उसकी अपकृष्टता, अपकर्षका आई मीन अपकृष्टता जिनके द्वारा हुआ करती है वे ही दोषास्त, वे ही दोष कहे जाते हैं। उत्कर्ष हेतु प्रोक्ता गुणालंकारित्य। अब काव्यात्म भूत रस के उत्कर्ष कारक, उत्कर्ष हेतु अब काव्यात्म भूत रस के उत्कर्ष कारक जो प्रोक्ता तत्व हैं जैसे गुणालंकार रीत्य, जैसे कि गुण आदि, उनका स्वरूप बता देना आवश्यक है। श्लोक को फिर से देखेंगे वाक्य रसात्मक काव्य दोषास्तात् तस्य अपकर्षका उत्कर्ष हेतु प्रोक्ता गुणालंकारित्य। इसका संक्षिप्त अर्थ है जिस रसात्मक वाक्य को काव्य कहा गया है उसकी अपकृष्टता जिनके द्वारा हुआ करती है वे ही काव्य के दोष कहे जाते हैं। अब काव्यात्मभूत रस के उत्कर्ष कारक जो तत्व हैं जैसे कि गुण आदि, उनका स्वरूप बता देना आवश्यक है। एक लाइन और रह गई। अब हमने यहाँ तक बात की थी कि जैसे कि गुण आदि उनका स्वरूप बता देना आवश्यक है। गुणालंकारित्य, तो गुण, अलंकार और रीति वे काव्य तत्व हैं जो रसात्मक काव्य की उत्कृष्टता के कारण हुआ करता है। हमने बताया था जैसे कि गुणालंकारित्य, तो गुण, अलंकार और रीति वे काव्य तत्व हैं जो रसात्मक काव्य की उत्कृष्टता के कारण हुआ करता है। जैसे कि हमने पहली लाइन में बात की थी कि वाक्य रसात्मक काव्य दोषास्ता अपकर्षका उत्कर्षका, तो जिस रसात्मक वाक्य को काव्य कहा गया है उसकी अपकृष्टता जिनके द्वारा हुआ करती है वे ही काव्य के दोष कहे जाते हैं। अब काव्य के जो दोष हैं उनमें जो गिनती होने वाली है उनकी गुण की, अलंकार की, रीति की, वे ही काव्य के जो अब उत्कर्ष जो मतलब उत्कृष्टता हुआ करते हैं वही कहे जाते हैं, क्योंकि जो रसात्मक काव्य की उत्कृष्टता के कारण हुआ था। अब गुण, अलंकार और रीति ये 3 ऐसे काव्य तत्व हैं जो रसात्मक काव्य की उत्कृष्टता के कारण हुआ करता है। 16 श्लोक है अनेकार्थस्य शब्दस्य श्रृंगाधे नियंत्रिते एक त्राथे अन्य धि हेतु व्यंजना सा अभिविधास्य। इसका अर्थ देखेंगे इस व्यंजना के संबंध में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि शब्द की व्यंजना 2 प्रकार की हुआ करती है। पहला अभिधामूलक व्यंजना और दूसरा लक्षणामूलक व्यंजना। इस लास्ट वाले श्लोक का एक बार प्रसंग देखेंगे।
अनेकार्थस्य शब्दस्य स्योगाधे नियंत्रिते एकतार्थे अन्यधि हेतु व्यंजना सा अभिविधाश्रय। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत कारिका आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण से अवतरित है और यह द्वितीय परिच्छेद का अंश है और इसका वर्णन इस प्रकार है। अब वर्णन दिया गया है वो देख लेते हैं। अर्थ था पहले कि अनेकार्थस्य शब्दस्य स्योगाधे नियंत्रिते एकत्रार्थे अन्यधि हेतु व्यंजना सा अभिधाश्रय। इस व्यंजना के संबंध में सर्वप्रथम यह जानना, अब जो ये व्यंजना है इसके संबंध में यह जानना आवश्यक है कि शब्द की व्यंजना दो प्रकार की हुआ करती है, अभिधामूलक व्यंजना और लक्षणामूलक व्यंजना। हमने बात की थी द्वितीय परिच्छेद में, आप हमारे सबसे पहले वाले वीडियो देखना, फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने 4 परिच्छेद थे, प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ, इन चारों परिच्छेदों का परिचय बताया था, आप वो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था द्वितीय परिच्छेद में व्यंजना के संबंध में हमने बताया था कि जो व्यंजना शक्ति होती है, 3 शक्तियाँ होती है, जैसे कि पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना, ये 3 शक्तियाँ होती हैं। तो इसी के ऊपर ये जो श्लोक है वो बेस्ड है। तो उसको देखेंगे कि इस व्यंजना के संबंध में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि शब्द की व्यंजना 2 प्रकार की हुआ करती है, पहली अभिधामूलक व्यंजना, दूसरी लक्षणामूलक व्यंजना। अब अभिधामूलक व्यंजना का निरूपण यह है कि अभिधामूलक व्यंजना शब्द की यह शक्ति है जो कि संयोगादि रूप अभिधान नियमों को में से किसी के द्वारा कहीं किसी अनेकार्थक शब्द के किसी एक प्राकृतिक अर्थ में नियंत्रित कर दिए जाने पर एक ऐसे अर्थ को उपस्थित किया करती है जो कि वाच्यार्थ से सर्वथा विलक्षण अर्थ हुआ करता है। अब श्लोक को अच्छे से देखेंगे। अनेका अर्थस्य शब्दस्य संयोगो हृदय नियंत्रिते। अनेकार्थस्य, जैसे कि व्यंजना के संबंध में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि शब्द की व्यंजना 2 प्रकार की हुआ करती है, अभिधामूलक और लक्षणामूलक। अब देखेंगे, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादे नियंत्रिते। अभिधामूलक व्यंजना का निरूपण यह है कि अभिधामूलक व्यंजना शब्द की यह शक्ति है जो कि संयोग आदि रूप अभिधान नियमों को में से किसी के द्वारा कहीं किसी अनेकार्थस्य अनेक अर्थक शब्द के साथ शब्द के किसी एक प्राकृतिक अर्थ में नियंत्रित कर दिए जाने पर एक ऐसे अर्थ को उपस्थित किया करती है जो कि इसमें हो गया था एक त्राथे अन्यधि हेतु व्यंजना सा अभिधाश्रय। जाने पर किसी एक अर्थ में एक ऐसे अर्थ को उपस्थित किया करती है जो कि वाच्यार्थ से सर्वथा विलक्षण हुआ करता है। लास्ट नीचे ऊपर वाली लाइन देखेंगे पहले श्लोक की। अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाधे नियंत्रिते, कि जो कि संयोग आदि रूप अभिधान नियमों को में से किसी एक द्वारा कही गई किसी अनेकार्थक शब्द के किसी एक प्राकृतिक अर्थ में नियंत्रित कर दिए जाने पर एक ऐसे अर्थ को उपस्थित किया करती है। एकार्थते अन्यधि हेतु व्यंजना सा अभिधाम विषा। एक ऐसे अर्थ को, एका अर्थ है अन्य हेतु व्यंजना, एक ऐसे अर्थ को, व्यंजना के एक ऐसे अर्थ को उपस्थित किया करती है सा अभिधाम विषय, जो कि वाच्यार्थ से सर्वदा विलक्षण हुआ करती है। सा अभिधाश्रय, जो कि अभिधाम मूलक व्यंजना है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।